नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। आज हमारे साथ खास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरन चंद नैनवाल जी की, जो कि उत्तराखंड कृषि परिषद के उपाध्यक्ष हैं। नैनवाल जी, बहुत स्वागत है आपका HNN के स्टूडियो में। नमस्कार विक्रम जी। आपको सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, आप राज्य मंत्री हैं। नैनवाल जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उत्तराखंड प्रवासी परिषद के उपाध्यक्ष के तौर पर आपको जिम्मेदारी मिली है। बहुत चुनौतीपूर्ण ये पद है। अभी आप हाल ही में अप्रैल माह में दिल्ली गए थे, बहुत गर्मजोशी से आपका स्वागत हुआ था। इस परिषद में आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है। आखिर कितनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं और प्रवासी परिषद का उपाध्यक्ष पद कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? रोहित विक्रम जी, ऐसा है, प्रवासी परिषद अभी हमारे मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहाड़ के लोगों को जो बाहर विदेशों में या भारतवर्ष में जहाँ भी रह रहे हैं उनको अपनी जड़ों से जोड़ने का एक उनका अपना एक इच्छा थी, और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने एक परिषद का गठन किया है। और इस परिषद के मेनली मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष हैं और गवर्नमेंट की तरफ से चीफ सेक्रेटरी इसके एक उपाध्यक्ष हैं और पॉलिटिकल उसमें मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो हमारा मेन मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने का प्रयास है कि भाई जितने भी पहाड़ के लोग देश या विदेश में जहाँ भी रह रहे हैं वो कम से कम अपनी जड़ों के साथ जुड़ें और अपने परिवार या अपने गांव, अपने देश, अपने गांव, इनके लिए जो कुछ वो करना चाहते हैं अगर वो सक्षम है तो वो करें। और उसमें अगर उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सरकार में हम लोग उसका प्रयास करेंगे कि उसको का समाधान करें। यानी कि अपना माटी को ना भूलें। जिन आंगनों में हमने खेला है बचपन में, अपने स्कूलों में गए हैं, अगर किसी तरीके से हमारे भाई, चाचा, ताऊ कोई भी वहाँ पे रह रहे हैं, उनके बच्चे रह रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास इतना पैसा है, अगर हम उनको गांव को गोद ले लें, उसको एक आदर्श गांव में डेवलप करें, स्कूल जहां हम पढ़े थे उस स्कूल को आदर्श स्कूल बनाने की कोशिश करें, या कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस शुरू करवा दें, तो ये एक मुख्यमंत्री की हार्दिक इच्छा है कि हम लोग कम से कम अपने लोगों से जुड़ें। और साल में उनका एक प्लान है कि भाई हर साल एक प्रवासी भारतवर्ष में जो उत्तराखंड प्रवासी रहते हैं और एक भारत से बाहर जो रहते हैं उनका सम्मेलन हम देहरादून में करें। जो पीछे 2 सम्मेलन हुए हैं, बहुत अच्छी वो थी। और इसमें भी जो जड़ों से जुड़ने का है, इसमें हमारा टिहरी डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत आगे निकल रहा है। उनके लोग काफ़ी अपने गाँव को गोद ले रहे हैं और अच्छा उनका एक मैसेज है। तो हमारा प्रयास है कि हर डिस्ट्रिक्ट अपनी एक लोगों की सूची बनाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगभग एक सूची बन जाएगी तो फिर वो स्टेट लेवल पे बन जाएगी, कितने लोग हमारे विदेशों में हैं, कहाँ हैं, क्या है, उसके हिसाब से हम लोग उनसे जुड़ेंगे, उनको इनवाइट करेंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उनका। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उनके साथ खड़े रहें, ऐसा मुख्यमंत्री जी का विचार है। बहुत सारे ऐसे उत्तराखंडी हैं जो प्रवासी हैं और बहुत संपन्न भी हैं। वो चाहते हैं कि हम उत्तराखंड के लिए कुछ करें, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करें। यदि वो कुछ करना चाहते हैं, अगर वो अपनी इच्छा जताते हैं, तो उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सही रहेगा? कैसे वो सरकार तक पहुंच सकते हैं? वो सीढ़ी क्या है? देखिए, वो सीढ़ी, अब यही मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने प्रवासी परिषद इसी बेस पे बनाई है कि वो लोग इस परिषद के माध्यम से सरकार के साथ संवाद में जुड़ें, उनकी क्या परेशानियां हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो हमें बताएं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सहयोग करके, और जिस भी विभाग में उनका कहीं काम कुछ रुक रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको किसी भी तरीके से उसका समाधान करेंगे। अभी पहाड़ के लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं काफ़ी इंडस्ट्रीज में। मेनली क्या है, आज की डेट में हमारे पहाड़ों में हमारे एक तो हमारी मेन 4 धाम यात्रा तो है ही, तीर्थाटन जो है हमारा धार्मिक, वो काफ़ी अच्छा है। आप देख रहे होंगे क्योंकि काफ़ी सालों से उत्तराखंड में धर्मार्थ का जो टूरिज्म है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है, हर साल बढ़ते जा रहा है, नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, माननीय मोदी जी भी उत्तराखंड से बड़ा लगाव रखते हैं और धामी जी को बहुत लाइक करते हैं। और उन्होंने धामी जी के ऊपर जिस तरीके का उनका आशीर्वाद है
केदारनाथ को आपने देखा होगा बहुत अच्छा डेवलप हो गया। गडकरी जी ने ऑल वेदर रोडों के लिए जो प्रयास किया है, और उन चीज़ों में काफ़ी तरक्की हुई है। उत्तराखंड वो उत्तराखंड नहीं रहा जो आज से 25 साल पहले का उत्तराखंड था। आज उत्तराखंड काफ़ी सक्षम हो रहा है, काफ़ी उन्नति की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में और आगे तरक्की करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरीके से, पूर्ण तरीके से सक्षम हैं कि उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। ऐसा हमारा भी मानना है। जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, क्योंकि वो कभी कोई डर के या संकोच करके कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, बड़ी दबंगता के साथ डिसीजन लेते हैं। जैसे ही उन्होंने यूसीसी का कहा था तो उन्होंने करके दिखाया, यूसीसी लगा। छात्र नकल विरोधी वो था, उसके एक सख्त कानून लाए। वो नकल विरोधी कानून से आज बच्चों को काफ़ी मदद मिल गई है, क्योंकि आज नकल नहीं हो रही है। इसी तरीके से हेल्थ में है, और कई जगह पे जो लव जिहाद का मामला था वो काफ़ी नीचे आ गया है, ना के बराबर है। चोरी छिपे जो हो रहा है। थूक जिहाद था, उसके ऊपर भी उन्होंने एक्शन लिया। और कांवड़ यात्रा कितनी अच्छी तरीके से सफल होती है आपने देखा है, क्योंकि हमारे से ज़्यादा आप फील्ड में आप लोग घूमते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है। और चार धाम यात्रा तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छा। सिलकारा इशू हुआ था, पूरे विश्व में धामी जी की बड़ी सराहना हुई। इवन प्राइम मिनिस्टर बराबर टच में रहे, और वो भी कहीं जाते थे सुबह चुनाव प्रचार में, शाम को वापस देहरादून आके सिलकारा की परिस्थिति पे अपने लोगों से पूछते थे। और लोगों को लगता था कि ये बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, लेकिन धामी जी की हिम्मत, केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग, उसमें पूरा सफलता, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। सब के सब बाहर निकले, बहुत अच्छी तरीके से उनको लाए। जोशीमठ का वो हुआ, त्रासदी आई, उनको भी उन्होंने पूरा अच्छी तरीके से सेटल किया। आज वो सब लोग खुश हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर में भी काफ़ी मदद मिली है। तो मेरा काफ़ी, हमारे इंस्टीट्यूट काफ़ी खुल गए हैं। मेडिकल, ऑल इंडिया मेडिकल ऋषिकेश आई, उधम सिंह नगर में भी आ गया। मेडिकल कॉलेजेस पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया। जो दिन प्रतिदिन मतलब तरक्की हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से युवा है, और उनकी सोच भी युवा है, रोजगार भी की भी बढ़ोतरी हो रही है। तो आने वाला समय, जो दशक माननीय प्रधानमंत्री जी का था कि आने वाला दशक पूरा उत्तराखंड का रहेगा, तो वास्तव में उत्तराखंड का दशक रहेगा। सर, पीसी खंडूरी, भुवनचंद खंडूरी के समय में भी प्रवासी, चूँकि अब ये परिषद है, उस समय समिति थी, उस समय भी आप उपाध्यक्ष थे। अब चूँकि ये प्रवासी परिषद में उपाध्यक्ष पद ये पहली बार नियोजित किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उस समिति में और इस परिषद के कार्य में कितना अंतर है? अंतर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र और ज़्यादा बढ़ गया है, ब्रॉड हो गया है। पहले एक वेलफेयर वगैरह का ही था, आज ये है कि हम अपने लोग जो विदेशों में हैं, जब पिछली दफ़े जब यूक्रेन का मामला था, जो हमारे छात्र वहाँ से वापस आ रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में उस समय चीफ पीआरओ भी था, फिर सेकेंड टर्म चल रहा था, तो मैं वैसे ही उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो मेरे को आदेश था कि भाई आप देखिए, बच्चे आ रहे हैं, इनको रिसीव करिए, इनके साथ बातचीत करिए, क्या परेशानी है उनको, कैसे वो अपने गांव तक जाएं जहां के वो रहने वाले हैं। उसमें मुख्यमंत्री जी ने पूरा रोल किया। और मुख्यमंत्री जी को मैंने पूछा, साहब अगर ये लोग आ रहे हैं, क्या आप उनसे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सुबह 5 बजे अगर वो लोग पहुंचते हैं, तो ये बोली सीधे रुकेंगे नहीं, सीधे अपने गांव की ओर प्रस्थान करेंगे, क्या आप उनसे उचित होगा, आप बात करेंगे? उन्होंने कहा जरूर करूंगा, आप मिलाइए मेरे को, बात कराइए। तो मैंने रात को 2-2 बजे तक मुख्यमंत्री को फ़ोन किया, बच्चों से बात कराई। मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे को रात को 2 बजे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। कोई और मुख्यमंत्री हो तो वो तो कहेगा यार तुमने क्या मेरे को आम आदमी बना दिया, मैं तो रात को रेस्ट कर रहा था, क्यों डिस्टर्ब किया मेरे को। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जिस समय भी आते हैं मेरे से बात कराइए, मैं बच्चों का हौसला बढ़ाऊंगा और उनसे पूछूंगा क्या परेशानी हुई, क्या है। और उस तरीके से हमने डील किया। दिल्ली में उनको रुकवाया भी कई लोगों को, नेक्स्ट डे जैसे भी उनका व्यवस्था हुई गाँव को भेजा। तो ये पहले मैं करीब पिछले 20-25 साल से मैं दिल्ली में था। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में रहा पहले, अंबानी जी के उसमें। उस समय भी मैं पहाड़ के लोगों के साथ
बराबर संपर्क में रहता था। उनकी मेडिकल में कोई हेल्प है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, सफदरजंग हॉस्पिटल, आरएमएल, इन जगहों में जहाँ भी कोई पहाड़ से आता था उनको मदद करता था एडमिशन में, इलाज में। तो इसी बेस पे खंडूरी जी ने मेरे को उस समय प्रवासी कल्याण सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया। तो मेरा आज करीब 30 साल का जो अनुभव रहा इस लाइन में, उन्होंने उस चीज़ का मेरे को एक तोहफा दिया कि भाई तुम इस पे काम करो। हमने खंडूरी जी के अनुभवी व्यक्ति हाँ जगह दी। बड़े स्तर पर जिम्मेदारी दी। तो उस समय हमने एक दिल्ली में यूसुफ सराय मेडिकल और सफदरजंग के पास में जगह है, वहाँ पे एक गेस्ट हाउस हमने 10 कमरों का पेशेंट एंड उनके अटेंडेंटों के लिए लिया था। खंडूरी जी को हमने कहा था कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है, हमारे तीमारदार जो हैं फुटपाथ पर सोते हैं, गैलरी में सोते हैं, अगर उनके लिए व्यवस्था हो जाए। तो उन्होंने इमीडिएटली शासन को ऑर्डर किया। तो एक कमरे हमने ले लिए, 10 कमरों का एक किराए पे ले लिया। अभी भी वो चल रहा है लेकिन दूसरी जगह पे चल रहा है। अब वो साउथ एक्स के साथ कोटला मुबारकपुर है, वहाँ पे चल रहा है। तो ये सोच जो थी बहुत अच्छी है। उससे आगे बढ़ के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने और अच्छा बृहद इसको बना दिया है। इसकी पावर बहुत ज़्यादा हुआ है और इसमें अब आने वाले समय में ये एक परिषद पूरी काम करेगी, अपने लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का अवसर देगी। और मुख्यमंत्री जी बराबर इसमें अपना वो ले रहे हैं। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो प्रवासी विभाग है उसके साथ बराबर संपर्क में रह करके अपने लोगों को इससे जोड़ेंगे। ऐसा हमारा पूरा अनुभव है कि हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। फिलहाल खास मुलाकात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में पूरन चंद नैनवाल जी हैं। नैनवाल जी से आगे चर्चा हम बढ़ाएंगे। सर, अब हम जानना चाहेंगे कि आपका छात्र जीवन कैसा रहा, आप राजनीति में कैसे आए, आप गोवा और महाराष्ट्र के राज्यपाल के एडवाइज़र भी रहे, कैसा आपका ये अब तक का सफ़र रहा? मैं बचपन से ही मैं छात्र जीवन में भी अपने छात्र संघ का सेक्रेटरी भी रहा, मानला इंटर कॉलेज का। और गांव लेवल पे हम लोग नवयुवक मंगल दल बनाते थे, उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। तो पहले से ही इच्छा रहती थी कि राजनीति से जुड़ूं, लेकिन उस बीच दुर्भाग्यवश पिताजी का देहांत हो गया। तो पिताजी के देहांत के बाद मैं उस समय 7 साल का था। फिर मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में अपने पिताजी के चाचा लोगों के पास पढ़ने को आया। वहाँ से भी फिर मैं 2 साल रह के फिर वापस मानिला इंटर कॉलेज में चले गया। तो ये जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आई, तो कठिनाइयों के साथ आगे बढ़ा। मैं शुरू में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में नौकरी करी, करीब 19 साल रिलायंस में रहा एज ए चीफ PRO और प्रोटोकॉल दोनों देखता था। अंबानी साहब से काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मैं काफ़ी उनके नज़दीक रहा। जब भी वो नॉर्थ इंडिया में रहते थे तो मैं बराबर उनके साथ रहता था। और दिल्ली में जब था तो दिल्ली में उत्तराखंड मूवमेंट जब चला तो उत्तराखंड मूवमेंट में मैं पहले विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा। जो हमारी राम मंदिर की यात्राएं थी, उसमें राम मंदिर के लिए भी प्रस्थान किया था हमने। डॉक्टर JK जैन के नेतृत्व में बॉर्डर पर अरेस्ट हो गए थे, वापस आ गए। तो उसके बाद 6 दिसंबर का था जो दिल्ली में हमारे नेताओं के ऊपर अटैक हुए, जोशी जी भी घायल हुए और हम लोग उनके जोशी जी को भी एडमिट भी करवाया। तो ये कई चीज़ें ऐसी थी कि आंदोलन में रहे। तो आंदोलन में माननीय खंडूरी जी उस समय हमारे प्रदेश के उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति होती थी, उसके अध्यक्ष थे। मेरे को दिल्ली का आंदोलन की बागडोर दी थी। तो जो भी कार्यक्रम उत्तराखंड से होते थे दिल्ली के लिए, तो उसमें मैं रहता था। तो हमने बहुत अच्छा संचालन बहुत किया। कई जगह पे हम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन हमारे स्टेट के ही कई संगठन ऐसे थे जो उस संगठन को अपने इंडिविजुअल सोचते थे, लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं था। हम कहते थे सब मिल के चलें, बाद में जब एक हो जाओगे, जो राज्य मिल जाएगा तो अपने अपने संगठनों में वापस जाके चुनाव लड़ो। लेकिन नहीं मानते थे। चल कोई बात नहीं, संगठन राज्य बना। माननीय प्रधानमंत्री अटल जी ने आज जो हमको दिया
प्रदेश बना करके। वो प्रदेश आज बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। जिसकी नींव अटल जी ने रखी हो वो कभी सुस्त नहीं हो सकता है। वो अटल जी के ही तरह बहुत आगे बढ़ रहा है, आने वाला समय और अच्छा बढ़ेगा। तो ये एक हमारी प्राथमिकता रही और हम था कि चुनाव लड़ें, चुनाव नहीं लड़ पाए। फिर 2008 में खंडूई जी ने मुझे राज्य मंत्री दर्जे का ये समिति का उपाध्यक्ष बनाया। फिर बाद में मैं गोवा, हमारे कोश्यारी जी ने कहा कि भाई आप अगर मेरे उसमें रहते हैं, तो उन्होंने ऑनरेरी एडवाइज़र का एक दायित्व दिया, तो मैंने उसको भी निभाया। लेकिन पहाड़ की सेवा मैं आज भी यहाँ हूँ, लेकिन मेरा नेटवर्क टेलीफोन से आज भी दिल्ली में बच्चों को कोई भी बीमार अगर जाता है, उसको जो भी हेल्प चाहिए, मैं दिल्ली में भी करवाता हूँ। यहाँ ऋषिकेश एम्स में के लिए भी कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको एडमिशन हो जाए, उनका इलाज हो जाए। तो राजनीति में और क्या है, आज नहीं है कि बाकी लोक सेवा जो है, लोगों की अगर सेवा हो जाए, वही एक अपना धर्म होना चाहिए। अपने स्टेट के प्रति समर्पण होना चाहिए और अपने लोगों के प्रति समर्पण हो, यही भावना मेरे दिल में रहती है हमेशा। तो कि भाई मैं जितना कर सकूं अपने प्रदेश के लोगों के लिए, मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूं। चाहे रात को 11 बजे मैं अपना फ़ोन साइलेंट करता हूं, सुबह उठते ही सारी कॉल देखता हूं, कोई कॉल है उसको कॉल बैक करता हूं, ताकि कोई परेशान है, कहीं मेरी मदद की ज़रूरत है तो बात कर लेते हैं। यानी इस पद पे आने के बाद आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक लोगों का मिल रहा है। लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी कहते हैं भाई आपको जो जिम्मेदारी दी है वो आपके हिसाब से आपको सही दी गई है। तो आगे भगवान मालिक है, जैसा भी होगा। हम तो प्रयास यही करते हैं कि किसी तरीके से प्रदेश के लोगों की सेवा की जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को आगे बढ़ाया जाए। सर, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जब आप दिल्ली गए थे तो बहुत ये भी चर्चा हुई थी कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो उत्तराखंड प्रवासियों के लिए कार्य कर रही हैं। उनसे समन्वय और सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, चूँकि आप ब्रॉड लेवल पे काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की तरफ से आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। क्या वो ऐसी संस्थाएं जो छोटे स्तर पर काम कर रही हैं, वो आपके टच में रहती हैं? मेरे पहले क्योंकि मैं तो दिल्ली में ही था, मैं अभी मार्च 15 को देहरादून शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा बराबर उत्तराखंड की सामाजिक संस्थाएं हर लेवल पर जो भी थे उनके साथ संपर्क रहता था। आज भी मैं संपर्क में हूँ। जिस दिन मेरा स्वागत समारोह भी था, तो हमारा सदन का ज़्यादा बड़ा हॉल नहीं था, करीब 60-65 लोगों का था, लेकिन वो स्टैंडिंग में भी खच भरा हुआ था और लोग एक शॉर्ट नोटिस में 105-110 लोग वहाँ पहुँच गए और उन लोगों ने बड़ा अच्छा, और मैं भी बहुत उसमें खुश भी रहा और भावुक भी हो गया कि मेरे प्रति लोगों का बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छी सोच है। काफ़ी लोगों ने उस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, भाषण भी दिए और सब ने मेरे व्यवहार का, मेरे उसका वो लिया। उसी का देख के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्कर सिंह धामी जी ने ये अभी जो अप्रैल में घोषणा करी, तो मुझे ये पद दिया और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनकी जो आस्था मेरे में उन्होंने रखी है, जो मेरे में विश्वास उन्होंने जताया, मैं सोचता हूँ कि मैं उसमें पूर्ण रूप से सफल होऊंगा। पहाड़ की जितनी भी संस्थाएं दिल्ली में हैं या अन्य राज्यों में हैं, मैं उनके संपर्क में हूँ। उनसे बराबर कहा है कि अपनी लिस्टों को मेरे को भेजिए, आपकी संस्थाओं को, क्योंकि हमारे यहाँ जितने गाँव हैं, जितने ज़िले हैं, उनकी अपनी अपनी संस्थाएँ हर जगह हैं। दिल्ली में जितने भी पहाड़ के गाँव के लोग रहते हैं, अलग अलग गाँव के, उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई हुई है गांव लेवल की, ग्राम सभा लेवल पे, ग्राम सुधार समिति दिल्ली, इस तरीके से कई समितियां बनी हैं। जैसे बॉम्बे में हमारा उत्तरांचल मित्र मंडल है, बहुत बड़ा है। उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर का बसई में बहुत भव्य मंदिर भी बना दिया है। तो उनका टूरिज़्म के प्रति भी अब बॉम्बे से, महाराष्ट्र से उनका प्लान है कि हम टूरिज़्म को भी डेवलप करेंगे। उन्होंने स्लोगन भी दिया है कि अगर मंदिर ऐसा है तो धाम कैसा होगा, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर अगर बॉम्बे में ऐसा बना है तो धाम कैसा होगा। तो ये स्लोगन के हिसाब से उस पर बड़ा अट्रैक्शन है लोगों का कि वास्तव में जाना चाहिए, मंदिर जब ऐसा यहाँ बना है तो बद्रीनाथ धाम कैसा होगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी बराबर अभी विदेश यात्राओं पे गए, तो वहाँ जिस तरीके से पहाड़ के लोगों ने उनका स्वागत किया, पहाड़ के लोग उनके पास मिलने आए,
तो उनको लगा वास्तव में ये तो बहुत बड़ा वर्क होगा, अगर मैं इनको जोड़ने का काम कर दूं तो ये तो जुड़ जाएंगे, तो हमारा तो जितना हम यहाँ हैं उतने ही बाहर भी हैं। यानी कि संख्या बहुत बहुत बड़ी है। देखिए आज हम कहते हैं 1.25 करोड़ हम लोग यहाँ पे हैं, तो लगभग 1 करोड़ 10 लाख के करीब बाहर विदेशियों को लगा करके, भारतवर्ष को लगा करके हमारे लोग हैं। अकेले दिल्ली में 35 से 40 लाख लोग, हम कहते हैं कि हम 35 से 40 लाख हैं। महाराष्ट्र में भी 10 से 15 लाख हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। चंडीगढ़ में 2 लाख के करीब हैं। ऐसे ही राजस्थान है, हर स्टेट में मतलब पहाड़ के लोगों की, मध्य प्रदेश में बहुत हैं। हमारे ब्यूरोक्रेट्स मध्य प्रदेश में IAS IPS बहुत हैं। तो ये अगर पहाड़ के प्रति इनका रुझान शुरू होगा तो वास्तव में मुख्यमंत्री जी की ये पहल हम लोगों को एक नई दिशा भी देगी और एक नई सोच भी देगी। सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिसका बचपन अगर पहाड़ में गुजरा है तो वो अपना बचपन तो नहीं भूल सकता। तो जाहिर तौर पर एक अपनी मार्मिक दृष्टि वो अपने बचपन को लेकर याद करता होगा, आना चाहता होगा, लेकिन किन्हीं कारणोंवश अब फंस गए, काम में फंस गए, नहीं आ पाते हैं। उत्तराखंड के लिए करने की इच्छा है। इसको लेकर आगे के फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं? कैसे उन लोगों तक आप खुद संपर्क करेंगे जो लोग आप तक संपर्क नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों की वजह से? तो फ्यूचर प्लानिंग आपकी इसको लेकर क्या है? रोहित जी, प्लानिंग ये है कि मैं बता रहा हूँ कि हम जो छोटे छोटे संगठन बने हैं पहाड़ के लोगों के बाहर, उन संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री का उनकी समितियों के सदस्यों के साथ संपर्क कर रहे हैं कि आप हर स्टेट में, विदेशों में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनके एड्रेस, मेल ID, टेलीफोन नंबर हमें मिले। हम उनसे एक संपर्क करेंगे, उनको अपने साइट दे करके, लिंक दे करके अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। जब भी हम कोई देश के लेवल पे सम्मेलन करेंगे तो जो बाहर हमारे भारतवर्ष में रह रहे हैं उनको बुलाएंगे। जो NRIs हैं बाहर हमारे, उनको NRI सम्मेलन जो हम करेंगे तो उसमें उनको इनवाइट करेंगे। जो आ सकता है तो उसका वेलकम है। अगर वो जुड़ता है बहुत अच्छा है। आज कई लोग हमें संपर्क कर रहे हैं कि साहब हम बिल्कुल आना चाहते हैं, रिवर्स फ्लाइन करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ये संकोच होता है कि रिवर्स फ्लाइन में क्या हम वो सुविधा पा पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, उसमें हमें कोई परेशानी हो, उसको क्या सरकार हमारी मदद करेगी? हमने कहा बिल्कुल सरकार मदद करेगी। ये विभाग ही आप लोगों के लिए खोल रखा है ताकि आपकी कोई समस्या है आप मेरे से संपर्क करें। मैं अपने सचिवालय में अपने एक सेक्रेटरी के माध्यम से अगर वो संभव होता है करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करके उसको सॉर्ट आउट कराएंगे। तो ये हमारा पूरा प्रयास है। आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री आज की डेट में पूरे चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में बहुत नाम है उनका। इन जितने भी इलेक्शन हुए, जहाँ जहाँ वो गए, उनमें हम विजयी हुए। हरियाणा में सारी सीटों पे वो गए, सारी सीट विजय हासिल करी। दिल्ली में आपने देखा होगा कि केजरीवाल को उखाड़ना बहुत मुश्किल था। लगभग हम लोग CM साहब की एक 20-22 बैठकें दिल्ली में करवाई। जो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय उन्होंने लिए हैं जिसने उन्हें बहुत कम समय में बहुत लोकप्रिय बना दिया है। विश्व में हुआ सिलकारा वाला, और UCC जो है पूरे विश्व में छा गए। उसकी आज हर आदमी कि यार वो मुख्यमंत्री कौन है, अगर आ रहे हैं तो उनको एक झलक देखे, जिन्होंने UCC जैसा और सिलकारा जैसा इशू एकदम सॉल्व कर दिया। और UCC तो एक मामूली सा वो नहीं था कि बहुत बड़ा एक इशू था, और उसको बहुत अच्छे तरीके से लागू करवा दिया है। आने वाले समय में और स्टेटों में भी लागू होगा, केंद्र सरकार भी सोच रही है, तो ये हो जाएगा। तो हमारी मुख्यमंत्री जी की तो बड़ाई है ही। उत्तराखंड का सिर तो ऊंचा हुआ ही है। उत्तराखंड का पूरे भारत या विदेशों में भी नाम रोशन हुआ है। तो ये मामूली सी बात नहीं। मैं दिल्ली की बता रहा हूँ कि हम एक सीट हारे जहाँ पे मुख्यमंत्री गए थे, वो भी कुछ कारणवश, क्योंकि जो कैंडिडेट था उसका अपना व्यवहार ठीक नहीं था पब्लिक के साथ, तो इसलिए बाकी सब सारी सीटें जीते। 99% हमारा रिजल्ट रहा वहाँ पे। तो जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ मैंने मुख्यमंत्री जी को यही कहा कि साहब आप जहाँ जहाँ आप गए हैं सब जीते हैं। ऐसे ही हरियाणा में हुआ तो सरकार BJP की बन गई। नहीं तो हरियाणा में भी लोग कहते थे कि भाई कांग्रेस आ रही है, दिल्ली में भी कहते थे कि भाई केजरीवाल ही आएगा, लेकिन मिट गया, भ्रम लोगों का दूर हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के
संगठन के प्रति समर्पण की भावना दिखा करके अपनी सरकारें लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। आने वाले समय में भी बहुत अहम भूमिका रहेगी उनकी, ऐसा मेरा भी मानना है और हमारे प्रदेश का भी मानना है कि धामी जी जो करेंगे, जो एक सशक्त उत्तराखंड का सपना उनका है, वो आगे चल के साकार होगा। जो प्रवासी हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, जो उत्तराखंड प्रवासी हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही उनके लिए संदेश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का जो ये प्रयास है, इस परिषद को गठन करने का जो मकसद है, उसको वो पूरा करें, अपनी मूल जड़ों से जुड़ने का प्रयास करें, अपने गाँव के लिए, अपने प्रदेश के लिए जो वो बेस्ट कर सकते हैं उसमें वो अपना योगदान दें और आगे बढ़ चढ़ के आगे भाग लें। और जो भी सरकार की तरफ से कोई परेशानी कहीं पर उनको आती है, उसको हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान करें। पूरन चंद नैनवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे HNN को दिया, खास मुलाकात कार्यक्रम में आया। नमस्कार रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो खास मुलाकात में आज हमारे साथ थे पूरन चंद नैनवाल जी, जो कि उत्तराखंड प्रवासी परिषद के उपाध्यक्ष हैं। आपने बताया कि किस रूप में अपने पद का वो निर्वहन कर रहे हैं और उन्हें इस पद पर रहते हुए पूरी उम्मीद है कि जिन सपनों का उत्तराखंड वो बनाना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहती है, और इस पद पर आने के बाद बहुत अच्छा रिस्पांस उनको मिल भी रहा है। बहुत सारे उत्तराखंड के प्रवासी हैं, वो उत्तराखंड में निवेश करना चाहते हैं, रिवर्स पलायन भी करना चाहते हैं और उसको लेकर वो लगातार आगे भी कार्य करते रहेंगे। खास मुलाकात के अगले अंक में किसी और बड़ी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।